Hello everyone, welcome to our next lecture. Today we are going to learn about constrained motion, जो कि एक सब टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन का ही। बेटा अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो ये आईआईटी जेई मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड कई क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और संभावना है कि आगे भी आते रहेंगे। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जाम क्रिएटर्स। तो इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। वन इज स्प्रिंग एंड रॉड कंस्ट्रेंट्स, इसके बाद हम लोग वेज कंस्ट्रेंट्स की भी इसमें बात करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज के हमारे गोल्स क्या हैं? आवर फर्स्ट गोल इज अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रेंट मोशन, द बेसिक्स एंड कंसेप्ट बिहाइंड। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं, जहां से ये पूरी स्टोरी कंस्ट्रेंट मोशन की स्टार्ट होती है। स्ट्रिंग और रॉड के कंस्ट्रेंट बहुत ही डिटेल में हम लोग करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेई मेंस और एडवांस में आए हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर बात करना। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा हम लोग एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि आपने ऑलरेडी ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और अगर ये टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं, आपके पास टाइम है तो आप अभी जाके उसको पढ़ के और फिर ये लेक्चर देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ये लेक्चर अभी देखना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट, बट आप नोट कर लीजिए वहां पर जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है और बाद में आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? जनरली वेक्टर के बारे में बात हुई है कि डॉट प्रोडक्ट, कंपोनेंट्स वेक्टर के और रेजोल्यूशन, ये तीन चीजें हमें पता होना चाहिए वेक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। लॉज ऑफ मोशन में हमने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में पढ़ा हुआ है पहले, और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, वो भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से आता होगा। और न्यूटन लॉज में हमने एटवर्ड मशीन और पुली ब्लॉक सिंपल केसेस, इक्विलिब्रियम केसेस हमने न्यूटन लॉज में भी ऑलरेडी समझा हुआ है। तो इस अजम्पशन पर हम लोग अब अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर यू हैव रेड दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, आप रियल लाइफ में कई चीजें ऐसी देखते हैं जिसके बारे में शायद फिजिक्स के बेसिस पर या साइंस के बेसिस पर हम लोग नहीं सोचते होंगे, ठीक है, बट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ चीजें उसमें से रिजॉल्व हो जाएंगी। ऐसे ही हर चैप्टर जो हम पढ़ते हैं या हर टॉपिक जो हम पढ़ते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ हमारा नजरिया रियल लाइफ में भी चीजों को देखने का बदलता है और बदलना चाहिए भी। दैट इज वाई वी ऑल आर रीडिंग दिस एंड स्टडिंग ऑल दिस, ठीक है। उसको रियल लाइफ से जब तक रिलेट नहीं करेंगे तब तक इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। हमें एग्जाम क्लियर करना है, but then that intellect and that IQ will develop only when we'll be applying all of this in our real life also. Somewhere we must think at least, ठीक है। तो जैसे हमने कभी पुली के सिस्टम्स बहुत सारे देखे होंगे, है ना। आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर देखा होगा कि कई ऐसी कंस्ट्रक्शन मशीनरी होती हैं जिसमें बहुत सारी पुलीज एक साथ अटैच करी होती हैं। उसका बेटा क्या लॉजिक होता है उसके पीछे, वो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है हमको, ठीक है। हम लोग एक एफ फोर्स लगाकर एक 10F, 16F, 32F फोर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे होने वाला है ये आपको पता चलेगा आगे। इसी तरीके से हम लोग वेज कंस्ट्रेंट्स के बारे में तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। कुछ पुली सिस्टम्स ऐसे होंगे जिसमें एक पुली फिक्स्ड है और, है ना, कुछ पुलीज मूविंग है, ठीक है। ऐसे ही आपने मान लीजिए बेटा जिम में आप जाते हैं तो जब आप डंबल्स उठाते हैं उसके साथ तो कोई स्ट्रिंग नहीं होती है, बट व्हेन यू पुल द बार डाउन, है ना, कोई आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं तो एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है उस बार के साथ जैसे आप पुल डाउन कर रहे हैं, और वो स्ट्रिंग पीछे आप देखेंगे तो वेट से अटैच होती है और उन वेट्स और उस बार के बीच में कुछ पुलीज भी लगी होंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इफ यू विजिट द जिम और आप रेगुलरली जाते हैं, वट एवर इज द केस, ठीक है। तो आप जिम में भी देख सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन साइट्स में, इवन द लिफ्ट दैट वी यूज, वो भी एक बहुत अच्छा पुली सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं टू टेक मैकेनिकल एडवांटेज, है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे कभी थिएटर्स में आप जाएंगे तो आप कर्टन्स को देखेंगे कि कैसे वो रोल करते हैं। तो इतने भारी कर्टन्स होते हैं और छोटे से पुल से जो है वो पूरा रोल हो जाता है ना। तो वहां पर भी मैकेनिकल एडवांटेज हम इस चीज का यूज करते हैं पुली सिस्टम। तो बेटा जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे तो इसके बाद हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पहचान लेंगे रियल लाइफ में, ठीक है। पर्पस बिहाइंड पुली ब्लॉक सिस्टम क्यों लगाया गया है ये, और मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इन डिफरेंट सेटअप्स यूजिंग कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन तो और भी कई चीजें हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसको यूज करके भी करेंगे, बट जनरली हम लोग
डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स इन डिफरेंट सेटअप्स के बारे में भी बात करेंगे। मैथमेटिकली हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को देख लेंगे। ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड and many more such setups that may come around you can। चलिए आइए बेटा मूव करते हैं आगे। अब हम कंस्ट्रेन्ड मोशन के बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं बेटा कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या होता है बेटा? कंस्ट्रेन्ड मोशन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बाउंड है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मूव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उससे बंधा हुआ है किसी ऐसी चीज से कि उस चीज को हम तोड़ नहीं सकते। यही कंस्ट्रेन्ड मोशन की कंडीशन है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड है, रिस्ट्रिक्टेड है मूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो ब्लॉक्स लेते हैं और इसको एक स्ट्रिंग से टाई कर देते हैं, ठीक है, और हमने कहा कि ये दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड पर रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, ठीक है। अब आपसे कहा कि B की वेलोसिटी राइट साइड में यानी कि फॉरवर्ड साइड में 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं बेटा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ A इन दिस केस, ठीक है। हमने पहले भी ऐसे केसेस लॉज ऑफ मोशन में कुछ देखे होंगे, बट मैं अगर आपसे पूछता हूं तो आप डायरेक्टली एक कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि हाँ सर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो A की वेलोसिटी भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। जो आपके लिए कॉमन सेंस है बेटा, यही कंस्ट्रेंड मोशन है, यही कंस्ट्रेंड मोशन। क्यों है ये कंस्ट्रेंड मोशन? देखिए कैसे है। अगर मान लो B की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और स्ट्रिंग इससे अटैच्ड है तो इस पॉइंट की भी 5 है, इसकी 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 5 है, इसकी 5 है, इसकी 5 है, तो इसकी भी 5। अगर इस स्ट्रिंग में जुड़े सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी 5 नहीं होगी तो ये स्ट्रिंग क्या होगी, या तो टूट जाएगी या स्लैक हो जाएगी। दोनों वर्ड्स को यहां पर लिखते हैं, ब्रेक सिर्फ इन वर्ड्स को लिख लेते हैं अभी, और स्लैक, ठीक है, या लूजन, ठीक है। दोनों ही केसेस में मान लो बेटा दो पॉइंट्स और मार्क कर लेते हैं यहां पर। लेट अस टेक 2 मोर पॉइंट्स, है ना, परेशान नहीं होना है हमें। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर ले आते हैं हम अलग से, थोड़ा जूम करके बता रहे हैं हम इसके बारे में। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ऑलराइट, अब हमने कहा कि अगर ये दोनों पॉइंट्स इस रस्सी का पार्ट है, जो ऊपर रस्सी बंधी है हमारी, तो इन दोनों की वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जितनी इस ब्लॉक की वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q दोनों की ही 5 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई VP जो है वो 5 ना होके सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 5.1 मीटर पर सेकेंड होगी कहीं, ठीक है। एक केस ये लेते हैं हम, केस 1, कि P की वेलोसिटी 5.1 मीटर पर सेकेंड हो। इस केस में क्या होता दिख रहा है आपको? मान लो कुछ टाइम बाद आगे बढ़ते 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 क्या होगा, P पॉइंट Q पॉइंट के पास जाने लगेगा। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखने को मिल रही है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस केस में क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0, और इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। देखो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा, आगे वाले की कम, तो क्या ये स्ट्रिंग टाइट रहेगी? नहीं, धीरे धीरे ये पॉइंट इसके पास जाता शुरू हो जाएगा और ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं यहां पर, केस 2। केस 2 हमसे क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी स्पीड, P की स्पीड की बात हो रही है यहां पर, 4.9 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 5 से थोड़ी कम हो गई, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखने को मिल जाएगी हमें। क्या देखने को मिल जाएगा बेटा यहां पर, कुछ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसकी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी ये कंडीशन। और इस कंडीशन में क्या होगा, ये स्ट्रिंग टूट जाएगी, स्ट्रिंग टूट जाएगी। ये देखो पीछे रह जा रहा है 4.9 और ये 5, क्या ये स्ट्रिंग इस केस में टूट जाएगी? हाँ जी सर, ये स्ट्रिंग इस केस में टूट जाएगी। तो यहां पर क्या है, ब्रेक हो जाएगी केस 2 में।
और केस 1 में जो है स्ट्रिंग स्लैक कर जा रही है। इसके अलावा भी क्या कोई केस है? हाँ सर बिल्कुल है, एक कंडीशन और बनती है इसमें। हम ये कहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप कहते हो कि सर हाँ ये स्पीड तो पॉसिबल है 5.1 इसकी और 5 इसकी, कैसे कि स्ट्रिंग जो है वो खींचती चली जाए, है कि नहीं? स्ट्रिंग जो है वो खींचती चली जाए। सॉरी दिस केस 2 इज पॉसिबल कि भाई ये पॉइंट पीछे रह जा रहा है और ये पॉइंट आगे रह जा रहा है, तो ये खींचती चली जाए, स्ट्रिंग ब्रेक होनी चाहिए। तो ये भी कंडीशन क्या है? वायलेट कर जाएगी, यानी कि स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल होना पड़ेगा। यानी कि ये कंडीशन कौन सी लिख रहे हैं हम लोग? फॉलो करने वाली। फॉलो क्या क्या करना है? इनएक्सटेंसिबल होना फॉलो करना है, यानी कि एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, और लेंथ इज कांस्टेंट। इस चीज को भी बेटा हमें क्या करना है? फॉलो करना है। ठीक है, कांस्टेंट पूरा लिख देते हैं यहां पर। ओके, और ये चीज क्या है? वायलेशन। ठीक है, ये दो वायलेशन हो गए। ब्रेक नहीं होना है, स्लैक नहीं होना है, और क्या फॉलो होना है साथ में? इनएक्सटेंसिबल होना है और लेंथ कांस्टेंट होनी है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम लोग। हम ये कह रहे हैं कंस्ट्रेंट की कंडीशंस की बात करते हैं। अभी हमने जो चारों लिखी, स्ट्रिंग के अंदर हमने कहा स्ट्रिंग को टाइट होना चाहिए या टॉट होना चाहिए। टॉट वर्ड भी बेटा कभी कभी यूज हो जाता है टाइट के साथ में। ठीक है, नॉट स्लैक, स्लैक नहीं करनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, और लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन स्ट्रिंग में फॉलो होती है। इसी तरीके से एक रॉड का सिस्टम अगर आप लेते हो तो रॉड को रिजिड होना चाहिए। रिजिड बॉडी के बारे में आप लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो रोटेशनल मोशन का पार्ट रहेगा उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन भी बेसिकली यही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस पेन, इट इज अ रिजिड बॉडी बिकॉज अगर मैं इसको मूव कराता हूं तो इसके दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स जो हम इसमें मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज रिटन व्यू सोनिक, सो वी एंड सी, दीज टू पॉइंट्स आर देयर। इन दोनों के बीच में कोई भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच नहीं होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। देखिए ऐसे मूव कराएं, ऐसे मूव कराएं, कैसे भी मूव कराएं, ये एक रिजिड बॉडी की डेफिनेशन होती है। सेम स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट हो गया कि रिजिड होना चाहिए रॉड को, यानी कि उसके दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ऑल राइट, इसको भी इनएक्सटेंसिबल होना है और डज नॉट चेंज इट्स शेप होना है ना? वेज एंड ब्लॉक की भी कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वेज एंड ब्लॉक स्लाइड एंड डज नॉट चेंज द शेप, शेप चेंज नहीं करेगा। लेट्स मूव अहेड। फॉर एग्जांपल ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम है। ठीक है, इस पुली से ये ए ब्लॉक कनेक्टेड है और बी ब्लॉक भी कनेक्टेड है। ए ब्लॉक की वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया इनिशियली, 5 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो हमसे पूछा गया कि बी की वेलोसिटी कितनी होगी, ये बताइए। क्या अभी भी हम बता सकते हैं अपने कंस्ट्रेंट के एक कॉमन सेंस से? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। अगर ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है दोनों, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और ये स्ट्रिंग कैसी हो रही है? बिल्कुल भी स्लैक नहीं कर रही है, तो ये जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ये नीचे भी आ जाएगा। यानी कि इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। बट इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? नीचे की साइड में। और इसकी डायरेक्शन कैसी है? लेफ्ट की साइड में। तो क्या हम ये कहेंगे कभी भी v ऑफ a इज इक्वल्स टू v ऑफ b वेक्टर फॉर्म में? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे सर। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है? से फॉर एग्जांपल माइनस आई कैप और इसकी माइनस जे कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों की अलग है, बट va का मैग्नीट्यूड जरूर vb के बराबर ही रहेगा कंस्ट्रेंड मोशन में। ये बात हमेशा सत्य रहेगी। और अगर ये वेलोसिटी के लिए ट्रू है तो क्या सर ये एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू रहेगा? बिल्कुल ट्रू रहेगा। जितनी एक्सेलरेशन इसकी होगी उतनी ही इसकी भी होगी, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं साथ में, ए का एक्सेलरेशन जो होगा वही बी का भी एक्सेलरेशन होगा मैग्नीट्यूड में। लिख लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए इस चीज को, मैग्नीट्यूड्स ओनली। राइट, ठीक है। एक केस और देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड रॉड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि भाई अगर हमें v1 और v2 ये दोनों वेलोसिटीज दी हैं इन पॉइंट्स की,
फॉर एग्जाम्पल इन पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं ए और बी। इस रॉड पर ये 2 पॉइंट्स हैं और इनका एंगल दे रखा है विद द हॉरिजॉन्टल, या रॉड रॉड से इनका एंगल दिया हो, ठीक है। तो V1 और V2 में क्या हम कोई रिलेशन अभी भी बिल्ड कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर तो हम बिल्ड कर ले रहे थे भाई, VA और VB इक्वल आ गया था, पिछले केस में भी VA VB इक्वल आ गया था, बट यहाँ पर क्या होने वाला है? ठीक है, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा भाई इसके कंपोनेंट्स लीजिए, चलिए V2 cos 53 इधर आएगा इसका कंपोनेंट, और इधर एक कंपोनेंट आएगा V2 sin 53 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से V1 के कंपोनेंट लेते हैं, V1 के कंपोनेंट लेते हैं, ये इधर आ जाएगा V1 sin 37 डिग्री, और एंगल की तरफ जो हम जाएंगे तो कंपोनेंट cos वाला लिया जाएगा, cos 37 डिग्री, ठीक है भाई। तो हमने ये कहा कि A और B पॉइंट के बीच में दूरी बढ़ाने या घटाने का काम कौन सी वेलोसिटी करेगी, और हमने एक कंडीशन अभी जस्ट पिछली स्लाइड में पढ़ी थी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर ये नॉन जीरो के इक्वल होंगी तो ये वाली दोनों कंडीशंस में कंस्ट्रेन्ड मोशन नहीं होगा। अगर ये 5 और 5 होंगी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हमें यही काम यहां पर भी करना है, जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए, फिर हम डायरेक्टली इसको अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की ही बात करते हैं अगर हम, तो हमें क्या दिखाई देती है भाई? ए और बी की तरफ स्ट्रिंग, ये रॉड की डायरेक्शन में वेलोसिटीज कौन सी हैं? v cos थीटा, और ये वाली भी v cos थीटा, v2 cos थीटा एंड v1 cos थीटा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगी? v1 cos 37 डिग्री माइनस V2 cos 53 डिग्री। इसको कैसा होना पड़ेगा? 0। यानी कि अलोंग द रॉड, यानी कि अलोंग द स्ट्रिंग, दोनों ही केसेस में जो वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रॉड ली जाएंगी वो हमेशा इक्वल आएंगी। हमने V1 V2 में एक रिलेशन यहां से कंस्ट्रेन्ड मोशन के थ्रू निकाल लिया, और इस रिलेशन को हम बहुत जगह विद अदर रिलेशंस ऑफ दैट वी फाइंड आउट थ्रू लॉज ऑफ मोशन, जैसे हमने फोर्स, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, इनके लिए आपस में रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एक रिलेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन की तरह के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा कंस्ट्रेंट मोशन की क्या डेफिनेशन हो गई फिर हमारे पास? फाइनली वी गॉट इट लाइक अलोंग द टाइट स्ट्रिंग और रिजिड रॉड, ठीक है, टाइट स्ट्रिंग या रिजिड रॉड के अलोंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फॉर एनी पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर एनी पॉइंट ऑन द स्प्रिंग रिमेन्स सेम। ये बात हमारे को क्लियर हो गई, और इसी को हम कंस्ट्रेन्ड मोशन कहते हैं। और वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में कुछ रिलेशंस आते हैं जो कि हमने अभी पिछली स्लाइड में ही निकाला है, यहां पर रॉड के लिए, यहां पर स्ट्रिंग के लिए, दो ब्लॉक्स के बीच में। इनको हम कह देते हैं बेटा कंस्ट्रेन्ड रिलेशंस। कहीं कहीं पर बेटा इसको आपको कंस्ट्रेंट वर्ड भी दिखाई देगा, वन एंड द सेम थिंग, तो विल कंसीडर दैट। लेट्स मूव अहेड। चलो, विद these examples our concepts will be further cleared, so let's go ahead. Say for example ये B ब्लॉक है, इसको A एक्सेलरेशन से इधर मूव कराया जा रहा है। हमसे पूछा है कि A का एक्सेलरेशन केस में क्या होने वाला है, क्या हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अगर ये B ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस साइड है, तो हमें कंस्ट्रेन्ड मोशन के हिसाब से ये जरूर पता है कि अगर इस B का इधर है, इस पॉइंट का भी इधर है, इसका 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 भी इधर है, यानी कि ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। अब क्या दिक्कत आई? ये पॉइंट हमारा ए ब्लॉक से कनेक्टेड है, राइट। तो हमें क्या करना है भाई? ए एक्चुअली में क्या करेगा? क्या इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा क्या? अगर इसके पास यहां पर स्पेस है तो क्या ए पहले इधर नहीं मूव करेगा? यानी कि ए का एक्चुअल एक्सेलरेशन किस तरफ है? ए का एक्चुअल मोशन कहां पर है?
इस तरफ, ठीक है, राइट साइड में, टुवर्ड्स दिस मार्कर, नॉट टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। क्या ये उठ के खड़ा हो जाएगा? क्या इधर चलने लगेगा? नहीं होगा ना ऐसा। ए की जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है उसे हमें देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर गलती होती है, ध्यान से देखें इसको। ए की एक्चुअल एक्सेलरेशन पहले मार्क कर ली। अब मुझे क्या करना है, जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है उसका कंपोनेंट लेना है टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, और उसको इक्वल करना है स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो भी मुझे दी है उसके इक्वल, ठीक है। तो अब इस ए का कंपोनेंट कितना होगा स्ट्रिंग की साइड में, ठीक है, इसको एक और अलग मार्कर से हम लोग मार्क करते हैं। ए का कंपोनेंट टुवर्ड्स द स्ट्रिंग इज ए cos 37, और ये a cos 37 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल, क्योंकि 2 ऑलरेडी स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन हमें पता है, कहां से? कंस्ट्रेंट मोशन से। b से हम कंस्ट्रेंट को लेते हुए यहां तक पहुंचे और हमने देखा स्ट्रिंग इधर 2 से मूव कर रही है। नहीं तो क्या होगा, अगर थोड़ी भी यहां पर मान लीजिए थोड़ी भी एक्सेलरेशन कम रह गई तो ये स्ट्रिंग कैसी होगी? टूट जाएगी। ये कंडीशन तो कंस्ट्रेंट मोशन में है ना, तो टूटने की कंडीशन ही नहीं है। हमारे को ये स्ट्रिंग टाइट रखनी है तो इसकी एक्सेलरेशन स्ट्रिंग की 2 होगी, और ए की एक्चुअल एक्सेलरेशन कहां जा रही है? राइट साइड में। तो इस एक्चुअल का कंपोनेंट लेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, और हम कह देंगे कि भाई ए की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? 2 इंटू cos 37 इज इक्वल टू 4/5, तो 5/4 इज इक्वल्स टू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द राइट साइड विल बी इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, इसमें हमसे क्या पूछा है। ये एक रिंग है जो कि एक रॉड के अंदर से फॉर एग्जांपल फंसा दी गई है, ठीक है। ये एक मान लो एक रॉड है, इसके अंदर मैंने एक रिंग फंसा दी है ना, और मैंने इसको एक अटैच करा एक पुली से, और नीचे एक ब्लॉक रखा है। तो जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये रिंग कैसी जाएगी? आगे की साइड में मूव करेगी। तो यही वाला एक्सेलरेशन इस रिंग का हमसे पूछा है, ठीक है। हमें ये तो क्लियर है कि भाई ए का एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड्स है तो ये स्ट्रिंग का हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए की तरफ डाउनवर्ड्स ही होगा, ठीक है। चलो मार्क कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, ओके ओके। तो इस रोप पर हर पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो इस ए ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि इस रोप का एक्सेलरेशन मुझे मिल गया कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने कहा भाई ए बी निकालना है मुझे, तो ये एक्सेलरेशन तो मुझे पता है लेकिन ए बी तो नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये चीज मैंने बहुत क्लियरली समझ ली अभी कुछ ही टाइम पहले, कि जो एक्चुअल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है, यानी कि ए बी जो है वो एक्चुअल एक्सेलरेशन है, इसका कंपोनेंट लेंगे हम टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। तो ए बी इंटू कॉस 53 डिग्री इज विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू मुझे यहां से कितनी मिल जाएगी? ए बी इंटू 3/5 इज इक्वल टू 4, और यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी एक्चुअली में वेलोसिटी कितनी होगी? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से बेटा हम कंस्ट्रेंट को यूज करके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखते हैं बेटा, और देखिए, आइए और एग्जांपल देखते हैं कुछ, और फिर उसके बाद हम आपको एक मेथड नंबर 2 देंगे इसमें, ठीक है। एक रिलेशन फाइंड आउट मेथड नंबर 2 जो कि और भी ज्यादा इजी है, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में 99.9% केस में वो मेथड आपका काम करेगा। बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा, बहुत बढ़िया मेथड है। नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निकल के। इसमें हमको देखो बेटा क्या दिया है, ए ब्लॉक की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ए ब्लॉक की दी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द राइट, और हमसे वी बी पूछा है, यानी कि बी की एक्चुअल वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं वी की एक्चुअल वेलोसिटी कैसी दिखाई देती है हमें, कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देती है ना। और हमें कंस्ट्रेन्ड मोशन के हिसाब से क्या पता है कि थ्रेड यानी कि स्ट्रिंग की तरफ जो वेलोसिटी होगी, यानी स्ट्रिंग के हर ब्लॉक की वेलोसिटी बिल्कुल सेम होने वाली है। तो हम क्या करते हैं भाई, ए की वेलोसिटी दी है, इसको पहले स्ट्रिंग की तरफ निकाल लेते हैं कि स्ट्रिंग की तरफ क्या वेलोसिटी। अच्छा, स्ट्रिंग की तरफ का मतलब है अलोंग द स्ट्रिंग, इट कैन बी टुवर्ड्स एंड इट कैन बी अवे ऑल्सो। अब ये वी ए वेलोसिटी है, देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री अगेन। और मैं आपसे कहता हूं इस वी ए का कंपोनेंट टुवर्ड्स द, यानी कि अलोंग द स्ट्रिंग क्या आएगा? कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये कितना होगा? वी ए कॉस 37 डिग्री। अरे समझ आया कि नहीं आया?
We got this point or not? VA का component along the string, it can be away from the string, it can be towards the string. देखिए आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं मैं। हम पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम कंपोनेंट निकाल रहे थे टुवर्ड्स द स्ट्रिंग जा रहा था कंपोनेंट, कंपोनेंट कहीं भी जा सकता है, टुवर्ड्स जा सकता है। देखिए इस केस में क्या हो रहा था, कंपोनेंट इधर टुवर्ड्स जा रहा था, एक्सीलरेशन हो या वेलोसिटी हो, किसी का भी हो। इस केस में क्या हो रहा है, कंपोनेंट है तो अलोंग बट है कितना, आउटसाइड है, मतलब अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग है, टुवर्ड्स नहीं है। टुवर्ड्स कैसे जाएगा, इसका कंपोनेंट तो इधर आएगा ना, ठीक है, तो इट विल बी अलोंग द स्ट्रिंग VA cos 37 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, VB की बात करते हैं भाई। अगर हमें स्ट्रिंग की वेलोसिटी मिल गई, यानी कि इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यही होने वाला है, यानी कि B को इस तरफ कितनी वेलोसिटी से खींचा जा रहा है, VA cos 37 डिग्री की वेलोसिटी से VB को इधर खींचा जा रहा है। बट एक्चुअल में VB जा किधर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो हमें कंपोनेंट किसका लेना है, इसका या इसका, हमें कंपोनेंट लेना है एक्चुअल वेलोसिटी का। ये हमने क्लियरली बात करी है, बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे। जहां एक्चुअली जा रहा है ब्लॉक, उसका एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द थ्रेड लिया जाएगा, यानी टुवर्ड्स द स्ट्रिंग। तो VB का कंपोनेंट ले लीजिए भाई। VB का कंपोनेंट टुवर्ड्स द स्ट्रिंग क्या आता है, VB cos 53 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो रहा है, VA cos 37 डिग्री। ठीक है, और VA की वैल्यू आपको कितनी दी है, 20। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या आंसर मिल जाएगा हमें, VB into cos 53 will be 3/5 is equals to VA is given to be 20 into cos 37 is 4/5. So 5 will be cancelled and we will get VB will be equal to 80/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछ सकता है वेलोसिटी का। यहां पर अगर एक्सेलरेशन होता तो भी सेम काम होता। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए देता आपको 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब भी आपका आंसर कुछ सेम ही दिखाई देने वाला था यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन में भी सेम रिलेशन फॉलो होगा, वेलोसिटी में भी, क्योंकि थ्रेड का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या दिया है हमें, ब्लॉक बी जो है वो इस ग्राउंड पर आगे की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी VB, जो कि हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में। हमसे पूछा है VA के बारे में। देखो फिर से क्या चीज हो रही है इसमें, जो हमने बात करी, VB का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कैसा जाएगा, ये 53 तो ये भी 53 डिग्री, इसका कंपोनेंट एक इधर और एक इसके परपेंडिकुलर। तो थ्रेड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जा रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट VB का अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट जा रहा है उससे मुझे काम तो रहेगा। तो लेट्स गो अहेड एंड राइट दिस एज VB cos 53 डिग्री। ठीक है, ऑल राइट। नाउ लेट्स सी कि ये थ्रेड जो है ऊपर कहां तक जा रहा है। देखो ये ए ब्लॉक से अटैच्ड है यहां पर। ठीक है, थ्रेड के हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, VB cos 53 डिग्री, राइट। तो हमने कहा भाई VA की वेलोसिटी कितनी होगी अब इस केस में, तो VA का तो कंपोनेंट अलोंग द थ्रेड कोई लेने की जरूरत ही नहीं है, VA की एक्चुअल वेलोसिटी भी थ्रेड के अलोंग ही है। तो VA विल बी डायरेक्टली इक्वल टू VB cos 53 डिग्री। Whatever will be the answer after resolving this is the final answer for velocity of block A. All right, so let's move ahead. चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको क्या देने वाले हैं, अब हम आपको देने वाले हैं मेथड 2। So we are going to know more about another method which is going to be applicable in 99.9% problems. ठीक है, और इस मेथड का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन आता है मूविंग पुलीज के अंदर, जहां पर आपका जो लास्ट मेथड हमने पढ़ा है अभी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन निकालने का, वो कहीं ना कहीं लिमिट कर जाता है। बट इस मेथड से आप बहुत इजीली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बेटा इस मेथड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये मेथड हमारे को किस नाम से जाना जाता है, वर्चुअल वर्क मेथड। और इसका कंसेप्ट क्या है कि नेट वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। जो थ्रेड होता है ना बेटा, जो स्ट्रिंग होती है, उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देयर विल बी गेटिंग टू नो अबाउट दिस मच बेटर इन अ मच बेटर वे। बट ठीक है, एक जस्ट स्लाइटली, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम हो, कि थ्रेड बेटा अपने अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता है। जिस तरीके से स्प्रिंग होती है वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकती है। आप उसे अगर कंप्रेस करते हैं तो वो वापस से एलोंगेट होने की अपने अंदर टेंडेंसी रखती है, या उसे आप एलोंगेट करेंगे तो वापस से कंप्रेस होने की टेंडेंसी रखती है। और उसके साथ अगर कोई ब्लॉक या ऑब्जेक्ट अटैच है तो उसको भी वो साथ में लेकर के आ जाएगा।
बट क्या थ्रेड में ऐसी कोई टेंडेंसी है? कोई टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो थ्रेड के अंदर जो टेंशन है वो एक इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा, और थ्रेड के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा बेटा वो जीरो होगा। थ्रेड के द्वारा जो नेट वर्क डन होगा ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वो कैसा होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे डिनोट किया जाता है? समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप कहोगे सर व्हाट यू आर राइटिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम वही दो ब्लॉक्स लेते हैं वापस से जो हमने इनिशियली लिए थे। ठीक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ठीक है, हमने कहा भाई ये दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड पर रखे हुए हैं, और मैंने बी ब्लॉक को यहां से डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना? x1, और ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना कहा हुआ? x2। हमें नहीं पता कि x1 x2 इक्वल है, वी डोंट नो अबाउट दिस, बट हम क्या करेंगे, इस मेथड से इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि भाई दोनों ब्लॉक्स पर टेंशन कहां लग रही होगी? थ्रेड कैसे टेंशन लगाता है? टुवर्ड्स द थ्रेड, यानी कि दोनों ब्लॉक्स को खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ। तो ये थ्रेड कैसा है? बी ब्लॉक को टेंशन इधर देगा, यानी कि अपनी तरफ खींचेगा, और ए ब्लॉक को इधर से अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर टेंशन कुछ इधर लगेगा। ठीक है भाई, और वर्क डन के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बता देते हैं। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या इसको एफ और डी के टर्म्स में ही एक बार लिख लीजिए। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ओपन करते हैं तो क्या आता है? एफ डॉट डी डॉट कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उनके दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। ठीक है, तो इस चीज पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर बी ब्लॉक और ए ब्लॉक के लिए हमें सेपरेटली टेंशन के द्वारा वर्क डन निकालना है और उसे जीरो के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो भाई कैसे करने वाले हैं हम इस चीज को देखते हैं। बी ब्लॉक के लिए मैंने टेंशन लिखा T इधर है, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस साइड में। तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। T इंटू x1 कॉस 180 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस ए के द्वारा ए पर टेंशन के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है भाई? T इधर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? x2 है। किस साइड में? टेंशन के साइड में ही। तो x2 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। टोटल वर्क डन हमने कर दिया 0 के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। टी एक्स वन इंटू कॉस 180 इज -1 प्लस टी एक्स टू एंड कॉस 0 इज 1 इज इक्वल टू 0। तो टी एक्स टू किसके बराबर आ गया आपका? टी एक्स वन के बराबर। टेंशन तो सेम है भाई, एक थ्रेड एक टेंशन। x1 किसके बराबर आया आपका यहां से? x2 के। देखिए इस मेथड से भी आपका कंस्ट्रेन्ड मोशन का सवाल सॉल्व हुआ। अब अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इसे डिफरेंशिएट करा तो वेलोसिटी भी सेम हो गई, और वेलोसिटी सेम है उसे डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन भी सेम हो गया। ठीक है, तो हम इसी चीज को ये हमने यहां पर सॉल्व करके दिखाया, और इसी चीज को हमने क्या लिखा? समेशन ऑफ टी डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई मूव टू नेक्स्ट पेज, here what I will write for you is summation t dot x is equals to 0, है ना? I will write summation t dot v is equal to 0 and summation t dot a is also equal to, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू प्लस टी एक्स थ्री प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और टेंशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है तो नेगेटिव आ जाएगा। प्लस अगर कोई एंगल है तो कॉस ऑफ एंगल डाल देंगे, टी एक्स कॉस दिस। ये हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिल जाएगा? टी डॉट वी वन प्लस टी डॉट वी टू प्लस टी डॉट वी थ्री प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। इसी को डिफरेंशिएट करा, फिर इसको मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो मुझे क्या मिल गया? एक्सेलरेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट टेंशन का 0 मिल गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या काम करने वाले हैं? हम
इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस यानी कि मूवेबल पुली के क्वेश्चंस पर भी वर्किंग करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा, आइए चलिए बेटा। तो एक फिक्स पुली के क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस मेथड को थोड़ा सा और। तो हमें देखो यहाँ पर क्या दिया है, वी आर गिवन अ मास m1 whose acceleration is a1 in the downward direction and we are asked the acceleration of mass m2 what is the same। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है बेटा हमको। अब क्या है, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बहुत अच्छी, जो आगे मूवेबल पुलीज में और बहुत जगह पर यूज होने वाली है, कि आप दोनों ही ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को सेम डायरेक्शन में मान लीजिए। ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे नहीं होगा तो आपको आंसर कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखिए बेटा, है ना। आपको मूवेबल पुलीज में और जहां पर मल्टीपल पुलीज होंगी वहां पर बहुत काम आने वाला है। चलिए तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर क्या पता है, टेंशन टी है भाई इस थ्रेड में। ठीक है, एक थ्रेड एक टेंशन, तो यहाँ पर टेंशन टी है तो यही थ्रेड यहाँ जा रहा है, इसकी टेंशन भी क्या हो जाएगी, टी। अब इसमें वर्क मेथड लगाने की कोशिश करिए। टी कैसा है, ऊपर, एक्सेलरेशन कैसा है, नीचे, तो टी ए वन कॉस 180। अभी मैं बेटा कॉस के टर्म्स में लिख रहा हूं, आगे चल के इसे ओमिट कर देंगे। टी ऊपर ए वन नीचे, तो माइनस टी हो जाएगा, साफ पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा, प्लस टी ए टू कॉस 180, इस डायरेक्शन में, इसमें भी सेम हो जाएगा। इसको किसके इक्वल कर दें हम, जीरो के इक्वल। तो हमें क्या मिलता है यहां से, माइनस टी ए वन माइनस टी ए टू बराबर जीरो। तो ए वन किसके इक्वल मिल गया मेरे को, माइनस ए टू के। और वी कैन से ए टू निकालना था हमें, ए टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन। देखो बेटा नेगेटिव आ गया, हमने नीचे माना था, यानी कि एक्चुअल एक्सेलरेशन एक ही कहां पर जा रही है भाई, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। A2 एक्चुअली इज गोइंग अप, जो कि कॉमन सेंस से भी हमें समझ में आ रहा था कि एक नीचे आ रहा है ब्लॉक तो दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए बेटा वर्चुअल वर्क मेथड से आपने ये पहला हॉल्टेड पुली यानी कि फिक्स्ड पुली का सवाल कर लिया। लेट्स मूव अहेड। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये मूविंग पुली का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ठीक है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो एक चीज अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, टेंशन कैसे एक पुली के ऊपर डिवाइड होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पर उसको समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू जीरो करना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले टेंशन पता होना चाहिए। इस मास m3 ब्लॉक के लिए टेंशन T, यहाँ पर अगर ये रोप सेम है तो यहाँ पर पूरी रोप में टेंशन कितनी होगी, T होगी। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। ठीक है भाई, और हमें क्या करना है, टेंशन माननी ऐसी जगह पर है जहां पर अगर हम टी माने तो ऊपर वाले की 2t हो जाए या 3t हो जाए। अगर मैं ऊपर टी मान लेता तो मुझे यहाँ t/2 लिखना पड़ता, थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसा हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता। हमें क्या करना है, अपना एक एक सेकंड कीमती है भाई एग्जाम के अंदर। तो हमें यहाँ पर अगर टी मानी तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 2t। और इस थ्रेड में अगर 2t रहेगी इधर तक तो आगे तक भी पूरी 2t कैरी होगी। एक थ्रेड, एक स्ट्रिंग, एक टेंशन। ठीक है भाई, अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है कि ये 2t कैसे हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जस्ट टू रिवाइज। पुली के लिए मैं दो कंडीशंस लिख रहा हूं यहाँ पर। पुली को मासलेस होना पड़ेगा, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब पुली और इस स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये पुली क्या होगी, रोटेट करनी शुरू हो जाएगी। और वो कैसा केस बन जाएगा, एक रोटेशनल मोशन का भी केस उसमें आ जाएगा, जो कि हम लोग रोटेशनल मोशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लीव इट फॉर दैट। तो इसको फ्रिक्शनलेस भी होना है और मासलेस भी होना है पुली को। इसके साथ हम एक कंडीशन ये समझ में आती है कि अगर मैं इस पुली का एफबीडी बनाता हूं, ठीक है, अब मुझे क्या समझना है कि ये 2t कैसे हुई टेंशन। मैंने ऊपर लगने वाली टेंशन को t डैश मान लिया और इस पुली को नीचे रोप किस टेंशन से खींच रही है, इस टी टेंशन से ही। ठीक है, ये टेंशन कैसा है, इस ब्लॉक को टी से खींच रहा है तो ये इस पुली को भी टी टेंशन से ही नीचे खींच रहा होगा। इस पुली की एफबीडी बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, एफबीडी ऑफ पुली, सेम थ्रेड में सेम टेंशन एग्जिस्ट करेगी, बस ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ खींचता है। इस पुली को वो इस टी टेंशन से इधर खींच रहा होगा, ठीक है, और इन ब्लॉक्स को वो अपनी तरफ टी टेंशन से ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो अभी मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल राइट, तो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब इस पुली के लिए हम लोग
नेट फोर्स बराबर ma लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा क्या है, ऊपर की तरफ हमने डायरेक्शन पॉजिटिव मानी, तो टी डैश माइनस टी। अगर इस पुली का कोई मान लीजिए वेट होता भी, वैसे तो मासलेस ही माना है, बट मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, मास ऑफ पुली इंटू जी के बराबर एक नीचे भी फोर्स लग रहा होता, एमपी इंटू जी, और ये पूरा किसके इक्वल हो जाता, मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ठीक है, अब हमने यहां पर क्या कहा है, पुली इज मासलेस, तो ये टर्म भी जीरो, मास ऑफ पुली दोनों ही केसेस में कैसा हो जाएगा, जीरो। तो टी डैश किसके इक्वल मिल जाता है मुझे, टी प्लस टी, और टी डैश फाइनली किसके इक्वल हो गया, टू टी के इक्वल। तो यहां पर एक अगर टी टेंशन और टी टेंशन एग्जिस्ट कर रही है इन दो स्ट्रिंग्स में, ये अटैच्ड है एक पुली से, तो ऊपर वाली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, टू टी, और यहाँ टू टी, तो इस पूरी स्ट्रिंग में कितनी है, टू टी। अगर मैं इस स्ट्रिंग में पूछ लेता आपसे कितनी टेंशन होती, टू टी, ये हो जाती 4t के बराबर, इसी कंसेप्ट से। ठीक है भाई, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या करना है, एग्जैक्टली मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे तो a1 a2 a3 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया लास्ट क्वेश्चन में, हम एक्सेलरेशन को अपने हिसाब से किसी एक डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है, इतने ही एरिया में हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड लगा के इसको करने को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा सेम डायरेक्शन में, तो नीचे मान लेते हैं, पहले हम इसे नीचे मान लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इसका एक्सेलरेशन a3 नीचे, इसका एक्सेलरेशन a2 नीचे, m2 मास का, और इस m1 मास का एक्सेलरेशन कहा माना है मैंने, ये भी मैंने मान लिया नीचे। फॉर एग्जाम्पल नीचे मान लेते हैं पहले केस में, फिर ऊपर मान के भी देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या कहा भाई, इसका वर्क डन सबका मिला के 0 कर दीजिए। इस वाले का लिखते हैं सबसे पहले m2 का। m2 के लिए क्या है, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन कैसा है नीचे, तो माइनस टी ए टू कॉस 180, कॉस 180 विल बी -1, ठीक है। अब शॉर्टन करते हुए चलते हैं इसको। सेकंड स्टेप लिखिए, टी ए3 माइनस, यानी कॉस 180 तो माइनस टी ए3 आ जाएगा, माइनस टी ए3। यहां देखिए 2t a1 cos 180 माइनस 2t a1, समझ में आ रही है भाई ये बात हमको, 2t ऊपर a1 नीचे, 2t a1 cos 180, cos 180 विल बी -1, तो माइनस ऑफ 2t a1 विल बी लेफ्ट हेयर, ठीक है। तो क्या हमें a1 a2 a3 में रिलेशन मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर। कैसे निकाल लेंगे, माइनस कैंसिल, टी कैंसिल, और हो जाएगा काम। अब केस नंबर 2 पर आते हैं भाई, इसको दूसरे पेन से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। केस 2 में मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इस बार एक्सेलरेशन को तीनों को ऊपर मान लिया, मैंने कहा सेम डायरेक्शन लेना है, चलिए ऊपर लेके भी देख लेते हैं। जिस भी मेथड से या जिस भी तरीके से हमारे अगर 5 सेकंड भी बचते हैं, 10 सेकंड भी बचते हैं, तो क्यों ना बचाया जाए। हम क्या है भाई, पॉजिटिव कैलकुलेशन करने में क्या रहते हैं, ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, यानी कि ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो हम अपने कंफर्ट जोन में आते हैं भाई। यहाँ पर टेंशन कैसी है, ऊपर, एक्सीलरेशन कैसा है, ऊपर, यहाँ टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन ऊपर, टेंशन ऊपर, एक्सीलरेशन। तो हम क्या करें, अब से सारे सवालों में एक्सेलरेशन को एक ही दिशा में मान ले, ऊपर की दिशा में। हमें पता है कि भाई एक ऊपर तो एक नीचे आएगा, वो हमें बाद में जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो हमारे प्लस माइनस साइन ऑलरेडी एडजस्टेड ही हमें मिलने वाले हैं। तो हम क्यों भाई इस चक्कर में पड़े, हम सबको ऊपर मानते हैं। फिर से लिखिए भाई इस इक्वेशन को, t इंटू ए टू प्लस में, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, t a2 cos 0 इज 1, खत्म कहानी, प्लस t a3, t ऊपर a3 ऊपर, 2t a1 इज इक्वल टू कितना आता है, 0। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या, t कैंसिल, 2a1 प्लस a2 प्लस a3 कितना मिल गया मुझे, 0। क्या मुझे तीनों एक्सेलरेशन में रिलेशन मिल गया, बिल्कुल मिल गया सर। अब मान लो आपसे a1 पूछता, वो ये रिलेशन हमें पता चल गया था, और हम लिखते हैं यहां से a1 इक्वल टू माइनस ऑफ a2 प्लस a3 अपॉन 2, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं वर्चुअल वर्क मेथड को यूज करके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए आप, कि अगर आपको इस क्वेश्चन में और वेरिएबल्स पूछता हो, यानी कि टेंशन की वैल्यू पूछता है, या a1 a2 a3 तीनों की वैल्यू और साथ में टेंशन की वैल्यू, ये 4 चीजें पूछ लेता, तो आपके पास कितने वेरिएबल्स हो जाते, 4 वेरिएबल्स। अच्छा, 3 इक्वेशंस तो आपकी कुछ ऐसी बनती, ठीक है। इन पर आप क्या लगाते, नेट फोर्स बराबर ma के इक्वल, टी ऊपर mg नीचे इक्वल टू ma, टी ऊपर mg नीचे इक्वल टू ma, टी ऊपर mg नीचे इक्वल टू ma। ये 3 इक्वेशंस आपको कहां से मिलती, इसके फ्री बॉडी डायग्राम से, इन तीनों के वर्क डन को ma के इक्वल, और चौथी इक्वेशन आपको मिलती इससे। तो आपको चारों वेरिएबल सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चंस मिल जाती है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आगे करने वाले हैं, जस्ट टू टेल यू राइट नाउ वेयर वी आर प्रोसीडिंग टू। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है बेटा,
ठीक है। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग्स एंड पुलीज आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ठीक है बेटा, मल्टीपल पुली सिस्टम आ गया, बिल्कुल घबराना नहीं है, जैसा मेथड हमने बोला है सेम चीज फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, ये A2 ब्लॉक है, मतलब ये ब्लॉक है, इसको हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल M2 नाम दे देते हैं, है ना, और इस ब्लॉक को नाम दे देते हैं M1। ठीक है, M1 मूव कर रहा है, A1 एक्सीलरेशन। अब ठीक है, हमने ये कहा कि भाई हम सबकी एक्सेलरेशन एक दिशा में मानने के लिए आपने कहा था सर, बट क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया है, तो भाई वो भी तो हमें पता है, T इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। और अगर एक्सेलरेशन और टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो T इंटू ए कैसा हो जाएगा, माइनस टी ए के बराबर, टी ए इंटू कॉस 180 जो कि माइनस टी हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने मान लिया भाई स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ रही है, टी के बराबर। अब ये स्ट्रिंग कहां तक कंटिन्यू कर रही है, यहां पर भी जा रही है, ये स्ट्रिंग 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 यहां पर भी जा रही है, और ये स्ट्रिंग यहां पर भी जा रही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। ठीक है, अगर ये टी टी है तो ये कितनी हो जाती है भाई, 2t के बराबर। ये कितनी हो जाती है भाई, 2t के बराबर। ये टी टी, ये कितनी हो जाती है भाई, 2t के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअल वर्क मेथड लगाते हैं, आइए, बहुत इजी है, कुछ नहीं, टेंशन फाइंड आउट हो गई। सो समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये करना है ना हमें, तो करिए। पहले केस में A2 के लिए लिखिए, M2 वाले मास के लिए लिखिए, T ऊपर A2 ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। इस ब्लॉक के लिए, M1 ब्लॉक के लिए कितनी टेंशन है, 2t 2t 2t, टोटल कितनी हो गई भाई, 60। और एक्सेलरेशन कैसा है, नीचे। चलिए कॉस थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं अभी आपके लिए, 60 इंटू A1 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, एक्सेल नीचे टेंशन ऊपर, ऑल राइट, इक्वल टू 0। तो क्या हो गया भाई, TA2 माइनस 60A1 इक्वल टू 0। 60A1 इज इक्वल टू TA2, T से T कैंसिल, A2 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ A1 के बराबर हमें आंसर मिल जाता है, यानी कि A आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए। चलिए बेटा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे सामने है, इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने बहुत इजीली सब चीजें देखो सॉल्व करना सीख लिया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले टेंशन निकालनी है भाई स्ट्रिंग्स में। हमसे क्या पूछा क्या है, देखिए एग्जैक्टली। लेट्स मूव अहेड बेटा, लेट्स सी व्हाट दे आर आस्किंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, ए बी हमसे जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन ऑफ ए से रिलेशन निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें स्ट्रिंग में टेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर टेंशन टी है, मान लो इस ब्लॉक के लिए, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन टी घूम रही है, इसको मार्क कर लेते हैं, इस पुली के लिए टेंशन टी, टी इसके लिए टेंशन टी, टी इस पुली के लिए टेंशन टी, टी इस पुली के लिए टेंशन टी, टी इस पुली के लिए टेंशन टी, टी, और इस स्ट्रिंग में पूरे में टेंशन टी के बराबर हमने मार्क कर दिया, जो कि हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर है, एक स्ट्रिंग एक टेंशन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं इस पुली के पीछे की, बात करते हैं, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर कितनी टेंशन मिलेगी इसको, 2t। यहाँ टी तो कितनी मिलेगी, 2t। यहाँ टी तो कितनी मिलेगी यहाँ पर, 2t। इसी तरीके से यहाँ पर टी, तो यहाँ कितनी मिलेगी भाई टेंशन इस ब्लॉक को, 2t, टी टी 2t। ठीक है, ब्लॉक से अवे जाएगी हमेशा, ब्लॉक से अवे जाएगी हमेशा, ब्लॉक को खींचने की कोशिश करेगा थ्रेड। ऑल राइट, ठीक है, अब हमने टेंशन सारी मार्क कर लिया, हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, ए ब्लॉक के लिए देखिए, सबसे पहले टोटल वर्क डन, टोटल टेंशन कितनी है, टी 2t। देखिए इस ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करता हूं, एक ये टेंशन है, एक ये 2t है, एक ये 2t है, यही तीन तो है देखिए कॉन्टैक्ट में। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 5t। ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसा है, टेंशन इधर है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, तो माइनस साइन आएगा साथ में, माइनस। अब मैं कॉस थीटा के टर्म्स में नहीं, माइनस के टर्म्स में लिख रहा हूं, और इनटू कितना कर दूंगा यहाँ पर, 12। टोटल टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, और साथ में cos ऑफ 180 विच गिव्स अ माइनस साइन है। चलिए आगे बढ़िए, बी के लिए लिखिए, टोटल टेंशन कितनी है, ये 2t, ये 2t, ये 2t, टोटल कितनी है, प्लस ऑफ 60। और एक्सेलरेशन भी कितना है बी का, आगे की साइड में है, उसको हमने क्या ले लिया, ए बी के बराबर। इस पूरे वर्क डन को हमने कितना कर दिया, 0 बाय टेंशन। तो मुझे क्या आंसर मिलता है भाई, टी से टी कैंसिल हो जाता है यहाँ पर डायरेक्टली, तो 6ab equal to 12 into 5. This gives me AB is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दैट कम्स आउट टू बी माई आंसर फॉर एक्सेलरेशन ऑफ, और यही हमसे पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट इज आस्किंग व्हाट इज v ऑफ मास m। ठीक है, इस m मास की वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। दो पॉइंट्स दिए हैं p और q। इन p q पॉइंट से हम u वेलोसिटी से इस थ्रेड को या स्ट्रिंग को खींच रहे हैं और ये मास m इससे कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेंशन मार्क करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने कहा भाई इस स्ट्रिंग में टेंशन T कुछ इस तरीके से चल रही है और ये स्ट्रिंग यहां तक जा रही है, तो इसमें टेंशन T यहां पर आ रही है। अच्छा, ये स्ट्रिंग क्या है, दूसरी स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन डिफरेंट होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको T1 मान लेते हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन को हम मान लेते हैं T2 के बराबर। ठीक है, इसको नीचे खींच रहे हो आप, जो पुल जा रहा है टेंशन उसकी ऑपोजिट आ गई, और यहाँ पर m मास है, इसके लिए टेंशन T2 मास को खींचने की तरह कोशिश कर रही है, इधर वाली स्ट्रिंग इसको खींचने की कोशिश कर रही है। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ा, T डॉट V का समेशन हमें क्या करना है, जीरो करना है। यहां पर हम टी डॉट ए का समेशन जीरो कर रहे थे, दोनों के लिए वैलिड है, ये हम अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, हम कर देते हैं भाई टी डॉट वी का समेशन जीरो कर देते हैं। चलिए, T1 और u कैसा है, ऑपोजिट, तो माइनस T1 u। इस तरफ आइए, m की वेलोसिटी को मान लीजिए हमने ऊपर मान लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। टेंशन ऊपर है तो v भी ऊपर मान लिया हमने, vm ही मान लीजिए इसको। ठीक है, vm ही निकालना है। चलिए, तो T1 इंटू प्लस T1 Vm, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, Vm ऐसे जा रहा है और T1 ऐसे है। ठीक है, Vm की डायरेक्शन ऐसे है और T1 ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, T1 Vm cos थीटा, एंगल जो हमें दिया हुआ है, प्लस इधर लिखिए T2 Vm अगेन इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये T2 टेंशन, Vm ऊपर और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा। फिर T2 ऊपर और U नीचे है, तो माइनस ऑफ T2U, दिस ऑल विल बी इक्वल टू जीरो। इसको हमें इक्वल करना है जीरो के। पूरा टर्म हमने किसके इक्वल कर दिया, जीरो के। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, Vm निकालना है, तो Vm के टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है भाई, Vm cos थीटा को बाहर ले लिया और यहां पर हमने लिख दिया T1 प्लस T2। राइट साइड में ले गए, क्या बोला हमारे पास, U कॉमन लिया हमने, T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 कैंसिल हो जाता है और हमें Vm की वैल्यू फाइनली क्या मिल जाती है, U अपॉन कॉस ऑफ थीटा के बराबर। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, U cos थीटा विल बी द राइट आंसर। चलिए बेटा, अब आप रेडी हैं बिल्कुल IIT जेई के सवाल करने के लिए। तो ये मेंस का लेटेस्ट सवाल है, 2022 में पूछा है, डायरेक्टली कंस्ट्रेंट का सवाल है। In the arrangement shown figure, A1, A2, A3, A4 are acceleration of masses M1, M2, M3, M4 respectively. Which of the following relations is true for the arrangement? देखिए बेटा, ये चार मासेस आपको दिए हैं और मूलीज कैसी हैं, मूवेबल हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टेंशन मार्क करना शुरू करना है। इसमें एक्सेलरेशन में रिलेशन पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है इसमें, आप करते आए हैं सब। टी टेंशन ऊपर, ठीक है, इसका कलर जो है हम लोग रेड लेते हैं बेटा, रेड लेते हैं ताकि हम इजीली दिखाई दे पाए। यहां पर टेंशन M4 ब्लॉक के लिए मैंने मार्क करी T। M3 में भी सेम स्ट्रिंग जा रही है, देखो T टेंशन हो जाएगी, ये T और ये T, तो यहां पर टेंशन कितनी होगी, 2T के बराबर। ये 2T, तो इस पूरे थ्रेड में टेंशन 2T, ये 2T मिलके क्या बन जाएंगे, यहां पर 4T के बराबर। यहां पर 4T, तो इस पूरे थ्रेड में टेंशन 4T, उसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं, खत्म बात। ठीक है, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है आपका। चलिए, अब हमने कहा भाई एक्सेलरेशन पूछे इन्होंने, और हमने क्या बात करी थी, अगर हम सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मान लेते हैं, देखो यहां पर तो नहीं दिया है ना, जहां पर आपको सिस्टम में एक्सेलरेशन नीचे ऊपर दे देता है वहां पर आप उसी डायरेक्शन में मान लीजिए, कोई बात नहीं, बट यहाँ नहीं दिया, तो हम लोग क्या मानेंगे, सेम डायरेक्शन में मान लेंगे भाई एक्सेलरेशन को। ठीक है, मैंने कहा M4 का एक्सेलरेशन ऊपर A4, इसका ऊपर A3, इसका ऊपर A2 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर A1 के बराबर। ठीक है बेटा, मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ ये सब लिखने में, बट इतना टाइम नहीं लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, बट आप करेंगे तो बहुत जल्दी ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर, क्या सॉल्यूशन बन रहा है, हमें क्या करना है, कंसेप्ट, की कंसेप्ट क्या है हमारा इसमें, की कंसेप्ट यूज्ड इज समेशन T डॉट A बराबर 0। ठीक है भाई, शुरू करते हैं सबसे नीचे वाले ब्लॉक से। T ऊपर, A4 ऊपर, तो T A4, T ऊपर, A3 ऊपर, प्लस T A3, 2T ऊपर,
A2 ऊपर प्लस 2T A3, सॉरी A2, 2T ऊपर A2 ऊपर प्लस 4T ऊपर A1 ऊपर बराबर 0। सारे ब्लॉक्स कवर हो गए भाई। A1 4, 2T A2, T A3 एंड T A4, चारों ब्लॉक्स का लिख दिया हमने। बताइए T से T सब में कैंसिल हो रहा है राइट अवे। तो 4A1 प्लस 2A2 प्लस A3 प्लस A4 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। क्या ऐसा कोई रिलेशन दिया है हमें यहाँ पर? बिल्कुल दिया है सर, ये ऑप्शन ही करेक्ट आंसर। डन डस्टेड, खत्म। 10 सेकेंड, डन, ओवर। चलिए आइए बेटा, ये 2 सवाल और देखते हैं इसमें। ठीक है, हर बहुत मल्टीपल तरीके के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा है चलिए आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस बेटा इसमें बन सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने पुली ऐड कर लो। यू नो, दिस इज नॉट लर्नड कि हमें ऐसा बनाना है सिस्टम। कोई भी सिस्टम आ सकता है आपके पास। आप अब आपने तरीका सीख लिया, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये ब्लॉक हमें दिख रहा है कि ये पुली के 2 एंड्स के नीचे लगा है, यानी कि यहाँ पर कुछ 2T टाइप का टेंशन आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ए बी निकालना है हमें, यानी कि एक्सीलरेशन ब्लॉक की। हमने यहाँ पर इसका टेंशन T मान लिया, ए ब्लॉक का। ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग जहां तक जा रही है यहाँ पर टेंशन 2T रहने वाली है इसमें, और ये TT, तो ये फिर कितना हो जाएगा? 2T। भाई हम लोग अभी तक पुली में क्या करते आए थे, अगर नीचे से खींच रहे थे हम T और T से, तो ऊपर 2T हो रहा था। ठीक है, अब ऊपर हमने TT दे दिया तो नीचे 2T हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। ऑल राइट, सो फाइंड ए बी निकालना है भाई। करिए भाई, टेंशन और वर्क मेथड लगाइए यहाँ पर। टेंशन आगे और एक्सेलरेशन भी आगे, तो T इंटू 4 पॉजिटिव में। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी नीचे और टेंशन ऊपर, तो ठीक है, आप ए बी को कहाँ मान लेंगे? हमने बात करी थी ऊपर मान ले, चलिए अभी भी ऊपर ही मानिए आप, कोई बात नहीं। आप मान लीजिए ए बी ऊपर है, तो टी ऊपर ए बी ऊपर, अगर उल्टा आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। प्लस 2T इंटू ए बी इक्वल टू 0। ए बी की वैल्यू यहां से क्या मिलती है मुझे? ए बी कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो हमने माना था उससे ऑपोजिट, ऑपोजिट टू आवर अजम्पशन। हमारी अजम्पशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने वाला है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ मल्टीपल पुलिस का सिस्टम है। ठीक है, इसमें आपको ए बी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की साइड में हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, शुरू करते हैं इसको। टेंशन मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए स्ट्रिंग में टी मान ली हमने टेंशन। ये स्ट्रिंग यहाँ से आई, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी। जो बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती है बेटा, उसी में हमें टेंशन माननी चाहिए, इजी रहता है थोड़ा सा काम। ठीक है, इस पुली के लिए टी और इस ब्लॉक के लिए टेंशन टी इस डायरेक्शन। इस ब्लॉक को स्ट्रेच क्या होगा, खींचेगा, यहाँ से ये नीचे, यहाँ से ये इधर। ब्लॉक से हमेशा ऑपोजिट ही लगनी है टेंशन, क्लियर है बात। ये मैंने पुली के लिए लिखी है टेंशन, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। चलो आगे बढ़ो बेटा, लगाओ अपना वो लगाओ। ये टी, तो ये कितना हो जाएगा? 2T। फाइनली बी ब्लॉक पे कितनी टेंशन आ रही है? 2T और T दोनों सेम डायरेक्शन में, 3T के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा यहाँ पर। हाँ, 3T, और एक्सेलरेशन कैसा है? नीचे है। चलिए दे दिया क्वेश्चन में तो हम नीचे ही मान लेते हैं, तो माइनस ऑफ 3T इंटू 2 के बराबर। टेंशन ऊपर 3T और एक्सेलरेशन नीचे। दे दिया है तो सेम मान लीजिए, नहीं दिया है तो कन्वेंशन मान लीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ए इस डायरेक्शन में मान लिया हमने। ठीक है, टेंशन की डायरेक्शन में मान लिया हमने। तो ए पर कितनी है? टी के बराबर, और एक्सेलरेशन ए इतना, सेम डायरेक्शन में दोनों, बिल्कुल ठीक है। तो एंगल 0 हो गया इनके बीच में। निकाल लीजिए भाई, टी से टी कैंसिल। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमने जो डायरेक्शन मानी थी बिल्कुल ठीक मानी थी। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये इधर आ गया। ये देखो, ये 2 से जा रहा है और ये 6 से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता है। चलो बेटा मूव करते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पर एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक पूछ लिया हमसे। ठीक है, तो हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा कि हम A1 A2 में रिलेशन निकाल दें, हमको मल्टीपल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, इसकी अप्रोच देखिए क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, हमने क्या कहा कि हम दोनों के एक्सेलरेशन को ऊपर मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए बुक में हो सकता है बेटा एक को नीचे एक को ऊपर माना हो, आपको इसका फायदा पता चलेगा अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होने वाला है। इसका एक्सेलरेशन में मान लिया A1 ऊपर की तरफ,
और इसका एक्सेलरेशन मान लिया a2 ऊपर की तरफ, ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा तो ऑपोजिट आएगा, ठीक है। T4m, इसकी टेंशन को मान लिया यहाँ पर T, इस पूरी स्ट्रिंग में T टेंशन मूव करेगी और T है यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 2T। इस ब्लॉक को 2T टेंशन से खींचा जा रहा है और यहाँ पर 4T टेंशन है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इक्वेशंस क्या लगा सकते हैं भाई, ठीक है, एक तो टेंशन और वर्क के फॉर्म में, और दूसरी इक्वेशन अब वापस से अपने मोड में आ जाए और नेट फोर्स बराबर 0 करें। तो यहाँ पर 4mg का एक नीचे फोर्स लग रहा है और यहाँ पर mg का एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इक्वेशंस बेटा हम इसमें यूज कर सकते हैं, एक तो हम, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यहां पर हमने 40 मार्क, ठीक है। तो अब हमने टेंशन मार्क कर लिए हैं, ठीक है, हमें 3 इक्वेशन निकालने, हमें क्या करना है, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाना है, इस ब्लॉक का बनाना है और टेंशन वर्चुअल वर्क मेथड को लगाना है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एक 4mg फोर्स है, ऊपर टेंशन है, इस पर एक mg फोर्स है और ऊपर टेंशन है। तो हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। पहली इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए लिखते हैं, ठीक है, हमने एक्सेलरेशन ऊपर माना है बेटा, तो ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लीजिए, T माइनस 4mg इज इक्वल्स टू 4m इंटू A1, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे भाई, 2T माइनस mg इज इक्वल्स टू 2m, सॉरी, इज इक्वल्स टू m इंटू A2, ठीक है भाई, एक्सेलरेटिंग डायग्राम में 2T माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू A2 के बराबर, ऑल राइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 इक्वेशंस मिली बट वेरिएबल कितने हमारे पास, 3, A1 A2 और T के टर्म्स में थोड़ी निकालना है, अभी तो mg के टर्म्स में निकालना है। तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी भाई, आपकी वर्चुअल वर्क मेथड से, बहुत बढ़िया, वर्चुअल वर्क मेथड लगाइए। इस 4m ब्लॉक पर टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, TA1, इधर आइए इस ब्लॉक पर 2T इंटू A2 प्लस 2T इंटू A2 बराबर 0, ये क्या हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके तीनों वेरिएबल्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कर लेंगे ना, सॉल्व एंड गेट, सॉल्व एंड गेट, ठीक है। बट अभी क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें तीनों इक्वेशंस को देखो सॉल्व करना पड़ रहा है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2T होगा, फिर माइनस करोगे, या इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4mg को एलिमिनेट करोगे, ऐसे ही कुछ करके A1 की वैल्यू यहाँ डालोगे, तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है इसमें, ठीक है। अभी टाइम का नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो टाइम बचाना है, ठीक है, हमें जेई का एग्जाम देना है, तो हमें तो टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, फिर उसको इसी मेथड से करते हैं, और एक मैं आपको रामबाण बताने वाला हूं, आई विल गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक, देन लेट्स सी हाउ वी आर एबल टू डू इट नाउ। ओके, ओके बेटा, लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसी वर्मा का एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग ये समझने वाले हैं कि हम और इसको शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं चीजों को। उससे पहले एक क्वेश्चन करिए, जैसे आप अप्रोच से करने वाले हैं, ठीक है। आपको इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन। तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे इनका, यहाँ पर 30 न्यूटन का फोर्स एक नीचे लग रहा है, ऊपर टेंशन, सबसे पहले चलो टेंशन मार्क करो, टी टेंशन, इधर टी तो इधर 2T, फिर इधर 2T, और इसकी टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तीनों के एफबीडी से हम क्या क्या इक्वेशन बना सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिखते हैं, और एक्सेलरेशन इनका डायरेक्शन भी तो मानना है आपने, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मान लीजिए तीनों का ऊपर, जैसा आपको बताया हमने, ठीक है। A3, इसको मान लीजिए A2, और इसको मान लीजिए A1। इससे क्या हो रहा है, आपको सारी इक्वेशंस जो वर्क वाली हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव मिल रही है, और एक क्लियर अजम्पशन बन गया कि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव। तो हम पहले इसकी एफबीडी की इक्वेशन लिख लेते हैं भाई, T माइनस 30 गिव्स अस 3A3, ठीक है, 3 kg वाले ब्लॉक के लिए हमने इक्वेशन लिखी। सेकंड के लिए लिखिए, T माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2A2,
सही हो गई बात। इसके लिए लिखिए 2t माइनस 10 इज इक्वल्स टू a1 और 1 इंटू a1। ठीक है भाई, ऑल राइट, हो गई बात हमारी ये, बिल्कुल ठीक। तीन इक्वेशन आ गई, बट वेरिएबल तो चार है, एक दो तीन और चार। तो चौथा क्या इक्वेशन कहां से मिलेगी हमें? वर्चुअल वर्क मेथड, कम ऑन। टी ऊपर, ए ऊपर, टी ए थ्री। देखिए कितनी जल्दी आप प्लस में काम करने वाले हैं। टी ऊपर, ए टू ऊपर, बहुत जल्दी से आपको देखिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। टू टी ऊपर, ए वन ऊपर। इससे क्या हो रहा है भाई, कितनी क्लैरिटी आ रही है। अगर किसी का एक्सेलरेशन ऑपोजिट आता है सबको सॉल्व करके, हमने सबको ऊपर माना है कन्वेंशनली, अपना कन्वेंशन है कि नहीं। अगर किसी का नेगेटिव आ जाता है सॉल्व करने के बाद, तो हम क्या देंगे भाई, उसका ऊपर नहीं है नीचे, हम तो गलत थे, अपनी गलती मान लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये आपका टाइम सेव करेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऑल राइट। तो सबको प्लीज ऊपर मारने की आदत डालें, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं भाई, चार इक्वेशन एंड फोर वेरिएबल्स, और आपको इस मझधार पे लाकर छोड़ दूं कि भाई फिजिक्स तो खत्म हो गई, जाइए डू इट बाय मैथमेटिक्स, गो अहेड। तो आप कहेंगे हाँ सर, चार इक्वेशन चार वेरिएबल हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या करा, एक बीच मझधार में लाके छोड़ दिया। अब मुझे क्या करना है, आपको यहां से बाहर निकालना है, और कम से कम मैथ यूज करके, या फिर कुछ ऐसा काम करें हम कि इस चीज को और इजीली हम सॉल्व करें। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं ना बेटा, मे बी आई विल ऑल्सो टेक 5 to 6 मिनट्स और 7 मिनट्स इन सॉल्विंग। 10 मिनट भी लग सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, हम मूव करते हैं पिछले क्वेश्चन पे, और हम बात करते हैं कि हम इसको तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या छोटा मेथड इजाद कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड। चलिए बेटा, अब हम उस क्वेश्चन पे वापस आ गए हैं जहां पर हमें अपना शॉर्टेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है कि क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है। तो टेंशन और फोर्सेस को तो हमें ऑब्वियसली मार्क करना ही है, जैसे हम कर रहे थे। बस हमें क्या करना है इस केस में, सबसे पहले वर्चुअल वर्क मेथड वाली इक्वेशन को लिख लेना है बहुत जल्दी से। क्या पता चल रहा है हमें, ठीक है। एक्सेलरेशन को मानिए, सबसे पहले हमने कहा एक्सेलरेशन दोनों ही ऊपर मान लीजिए। इसको हमने मान लिया एक्सेलरेशन ए1, और इसको मान लिया एक्सेलरेशन ए टू, दोनों ही ऊपर, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से, टी इंटू ए वन प्लस 2t इंटू ए टू बराबर 0। टी से टी कैंसिल हुआ, तुरंत आपने लिख लिया ए प्लस टू टी, ए प्लस टू ए टू इज इक्वल टू 0। ये पहली बात हमें पता चल गई, करेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बहुत जल्दी से सेकंड स्टेप में हमने देखिए एक इक्वेशन लिखी थी यहां पर, t माइनस 4mg इज इक्वल टू 4m इंटू ए वन के बराबर, ठीक है। ये लिखा था हमने इस ब्लॉक के लिए। यहां से मुझे ए1 क्या मिलता है, सीधा सीधा t माइनस 4mg अपॉन 4m। तो वही मेरे को डायरेक्टली प्लेस करते जाना है अब यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसीलिए यहां से मैं ए1 की वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं बेटा, डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, t माइनस 4mg अपॉन 4m। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a2 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताइए, 2t माइनस mg, 2t माइनस mg अपॉन m इज इक्वल टू 0। क्या मेरे पास t के फॉर्म में एक इक्वेशन डायरेक्टली मिल गई मुझे, बहुत जल्दी से टेंशन नहीं वाला, टेंशन आ गया, सारा काम हो गया बेटा आपका। t माइनस 4mg प्लस 4m कॉमन ले लीजिए नीचे जल्दी से, बहुत जल्दी से बेटा, 4m, तो 4 इंटू 2 8, 2 16 है t, माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 8mg इज इक्वल टू 0। ये ऊपर चला गया, 0 हो गया। क्या बचा यहाँ पर, 17t इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 12mg। तो t की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल जाती है, t comes out to be 12mg अपॉन 12 by 17 mg। ठीक है बेटा, अब ये टेंशन आते ही आप क्या कर सकते हैं, क्या ये a1 की वैल्यू ये है, ठीक है, t माइनस 4mg अपॉन 4m। यहाँ पर t लगाइए सीधा, a1 की वैल्यू लीजिए हाथ में, यहाँ t लगाइए, a2 की वैल्यू लीजिए हाथ में। कम ऑन, डन एंड डस्टेड, ऑल राइट, कम ऑन। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने लॉन्ग मेथड किया था, चार इक्वेशन में आगे, कम ऑन वेरी क्विकली, ठीक है। t और 30, t और 20, 2t और 10, ये मार्क्ड है, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन मानिए, सबसे पहले a3 ऊपर, a2 ऊपर, a1 ऊपर, a1 a2 a3 कुछ भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। 3 kg था तो a3 लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले t इंटू a3
प्लस प्लस में रहेगा सब, टी इंटू ए टू, कितना इजी हो गया देखो, जल्दी करो, 2t इंटू ए वन, 2t इंटू ए वन इक्वल टू 0, टी को जल्दी से हटा दीजिए यहां से, तो 2a1 प्लस ए2 प्लस ए3 आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर, 0 के बराबर। बहुत जल्दी से इनके एफबीडी से देखकर एक्सीलरेशन की वैल्यू लिखिए। इसका क्या है भाई 1 kg का A1 एक्सीलरेशन, 2t माइनस 10 इज इक्वल्स टू ma था, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2t माइनस 10 अपॉन मास कितना है इसका 1 kg, प्लस A2 के लिए लिखिए t माइनस 20 अपॉन मास कितना है 2, प्लस A3 के लिए लिखिए t माइनस 30 मास कितना है इसका 3 इक्वल टू 0। क्या यहां से डायरेक्टली टेंशन निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है सर। चलिए इसको निकालने की कोशिश करिए, कम ऑन, 4t माइनस 20 प्लस t बाई 2 माइनस 10 प्लस t बाई 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। बहुत जल्दी से निकालो, 4t t बाई 2 t बाई 3 इनको जल्दी से एड अप कर लीजिए, एलसीएम लीजिए, 6 for the 24t plus 3t plus 2t is equal to 10 10 10 10 10 और 20 40, जल्दी से सॉल्व करिए, 24 and 5 is 29t is equals to 6 for the 24 240, t is equals to 240 upon 29, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्यों भाई, ये 30 क्या है, न्यूटन ही तो है, 3 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 30 न्यूटन, ये सारे न्यूटन में चल रहे हैं। ऑल राइट, आपका फाइनल आंसर भी टेंशन न्यूटन में आ गया। अब इस टेंशन की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर प्लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, A1 2 इंटू टी माइनस 10, सीधा सीधा A1 की वैल्यू, सीधा A2 की वैल्यू t, सीधा A3 की वैल्यू t डाल के, कम ऑन, डन, अंडरस्टैंड, कंफर्म्ड, ऑल राइट, सो राइट इन कमेंट बॉक्स एंड कीप योर स्पिरिट्स। चलिए बेटा, लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर फॉर टुडे। हम लोगों ने इसके बारे में इनिशियली बात किया था, लेक्चर के स्टार्ट होने से जस्ट पहले हमने इस बारे में बात किया था। क्या बात किया था कि क्या हम एक छोटा फोर्स लगा करके एक बड़े लोड को उठा सकते हैं क्या, ठीक है, इसी का नाम मैकेनिकल एडवांटेज है। यानी कि क्या एक कम फोर्स से एक ज्यादा लोड को उठाया जा सकता है ना, बिल्कुल उठाया जा सकता है बेटा। पुली सिस्टम को यूज करके ऐसा काम किया जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, लोड, जो मैं लोड उठा रहा हूं अपॉन उसके लिए कितना मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कम फोर्स में ज्यादा लोड उठा ले रहा हूं तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैंने कम फोर्स लगाया और ज्यादा लोड उठा लिया उस फोर्स से, यानी कि मैं कुछ ना कुछ एडवांटेज ले पा रहा हूं अपने सिस्टम से, ठीक है। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे इस पेन को मान लो अपने हैंड से उठाना है तो जो इसका वेट है उसके बराबर मुझे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी ये जस्ट इससे मेरे पाम से ऊपर उठेगा, राइट। ये बात सभी को समझ में आती है। तो ठीक है, इसको एक और अच्छे एग्जांपल से यहां पर समझते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज यू एंड यू आर होल्डिंग वन स्ट्रिंग विच इज पासिंग थ्रू अ पुली। हमने कहा ना भाई पुलिस सिस्टम का सहारा लेना है, तो पुलिस सिस्टम का सहारा लेके देखते हैं क्या हर बार मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। लेट अस सी, ठीक है। हमें लोड कितना उठाना है, ठीक है। इसमें हम लोग उल्टा काम करना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें लोड कितना चाहिए, mg के बराबर हमें लोड यहां पर उठाना, ठीक है। mg के बराबर लोड उठाने के लिए स्ट्रिंग में टेंशन T होनी चाहिए, और यही टेंशन T मेरे को अपने रस्सी को कैसे खींचूंगा, एक F4 से खींचूंगा, और यही F4 इसमें T टेंशन का काम करेगी कि नहीं करेगी, डायरेक्टली F बराबर T के इक्वल आ रही है। और मैंने क्या कहा, T इज इक्वल टू mg, ये मेरी कंडीशन है इस लोड के उठने की। तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ गया, F इज इक्वल टू mg के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ गया। साफ दिख रहा है देखो, F4 से खींचोगे और ये मास उतना ही ऊपर आएगा। अगर ये F आपका mg के बराबर है, यानी कि ये इसी फोर्स से जो टेंशन मिल रही है ये mg के बराबर हो जाती है, तभी ये मास ऊपर उठ पाएगा। तो फोर्स बराबर mg। तो अगर मैं यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, लोड कितना था मेरा mg के बराबर, और फोर्स कितना लगाना पड़ गया मुझे, वो भी mg। तो यहाँ पर तो कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता, ठीक है। अब ऐसा है, कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल सेम, आप यहां पर खड़े हैं, आपने एक रस्सी को यहां से होल्ड किया, ये एक पुली लगाया हमने, ठीक है, और ये फर्दर एक
और पुली से अटैच हो रहा है और ये यहाँ पर जाके फिक्स हो जा रहा है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का हमने पुली सिस्टम दिया, और ब्लॉक हमारा इस बार कहाँ अटैच है, यहाँ पर अटैच। इसका मास अगेन कितना है, m। इसी सेम ब्लॉक को उठा के मैंने इस सेटअप पर टांग दिया। अब मैं देखता हूं कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, यहां पर मुझे कितना उठाना है भाई, वेट, mg के बराबर वेट उठाना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें टेंशन को उठाते हैं। यहाँ पर टी टेंशन ऊपर लग रही है, उल्टा जाइए, अगर यहाँ पर टी तो यहाँ कितनी, t/2, यहाँ कितनी, t/2। इस बार हम उल्टा चल रहे हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए, समझिए इस बात को। तो यानी कि mg मास उठाने के लिए मुझे यहाँ पर t टेंशन की जरूरत थी, ये डिवाइड होकर के इस पुली में कितनी चली गई, t/2। मुझे अब कितने फोर्स से खींचना है, f फोर्स से, और ये फोर्स f क्या है, यही तो t/2 है। t/2 इज इक्वल टू f, है कि नहीं। ये फोर्स जो मुझे देना है रस्सी में, वो अब कितना रह गया, सिर्फ t/2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये उठेगा कब ब्लॉक, जब टेंशन मेरी किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर, जो कि इस रोप से अटैच है। जो मास, ये मास जिस रोप से अटैच है उसमें टेंशन t mg के बराबर होनी चाहिए, तभी ये मास लिफ्ट करेगा। तो t बराबर mg आ गया, यहां से वैल्यू प्लेस करते हैं भाई यहां पर। ठीक है, f कितना मिल गया मुझे, mg/2 के बराबर। क्या मुझे यहां से ये दिख रहा है कि मुझे mg/2 फोर्स से इस रस्सी को खींचना पड़ रहा है, तभी इस ब्लॉक को मैं इजीली उठा पा रहा हूं। तो क्या हो रहा है भाई, यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिख दूं मैं उसको, लोड कितना है मेरा, mg के बराबर, और फोर्स कितना लगाना पड़ा, mg/2। ये 2 ऊपर गया, यानी कि मुझे 2 का मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर मिल गया। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो बेटा, तो बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। कैन द रैट लिफ्ट द कैट, क्या बेटा क्या बात है, कैन द रैट लिफ्ट द कैट, कुछ ऐसा पूछ रहा है हमें। यहां पर इनके वेट से रखे हैं, ठीक है। मास ऑफ कैट हमें दिया हुआ है 5 kg और मास ऑफ रैट दिया है 500 ग्राम। तो बेसिकली हमें इस सिस्टम को देख के ये समझ में आता है, देखो कैट को यहां पर हमने हैंग कर दिया इस पुली से, और बहुत बड़ा पुली सिस्टम है, और यहां पर हमने माउस को हैंग करा। ठीक है, तो जो माउस का वेट है, अपने मास की वजह से जो वेट प्रोड्यूस हो रहा है इसका, वही इसमें फोर्स प्रोड्यूस होगा। और यहां पर जो कैट का वेट है, यानी कि उसके मास की वजह से जो वेट प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही हमें लोड करना है। लोड हमारा वो है, उसके बराबर है, यानी कि चलिए कैलकुलेट कर देते हैं इसको। हमारा लोड कितना आता है, 5g के बराबर, यानी कि 50 न्यूटन। ये तो हमारा लोड हो गया, और हमारे पास फोर्स कितना है भाई, 0.5 kg इंटू जी, यानी कि 5 न्यूटन। भाई 5 न्यूटन फोर्स से 50 न्यूटन लोड उठाना है हमें, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितने का चाहिए हमको, 50 लोड अपॉन 5 फोर्स, यानी कि 10 का मैकेनिकल एडवांटेज। क्या हमें यहाँ पर 10 का मैकेनिकल एडवांटेज मिल पा रहा है, 10 या 10 से ज्यादा, तब तो ये माउस इसको बहुत अच्छी तरीके से उठा पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो माउस के पास भाई, मान लो इसका फोर्स जो माउस लगा पा रहा है इस रस्सी पर, वो F के बराबर है। ठीक है ना, वो F के बराबर है, और ये F हमें कितना, हमने निकाल भी लिया यहाँ पर, देखो 5 न्यूटन। चलो उल्टा चलते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 5 न्यूटन का फोर्स आप इस रस्सी पर लगा रहे हैं और खींच रहे हैं इसे। ठीक है, माउस इस रस्सी को 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 5, और इस पूरी रस्सी में 5 है, 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, 10 न्यूटन के बराबर। इस रस्सी में 10 पूरी में, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन के बराबर। यहाँ 20, इस पूरी रस्सी में 20, यहाँ कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। इस पूरी रस्सी में 40, तो इसके ऊपर कितना, इसका डबल, 80 न्यूटन। और यहाँ 80 है, तो इधर भी 80 न्यूटन। सेम थ्रेड, सेम स्ट्रिंग, सेम टेंशन। तो हमें क्या मिल रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है फॉर द माउस वेट ओनली टू बी 500 ग्राम, मास ऑफ माउस टू बी 500 ग्राम, यानी कि 5 न्यूटन के फोर्स की वजह से हमें 80 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर मिल रहा है। और कैट का वजन कितना है भाई, सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन। ठीक है ना भाई, यहां पर कितना फोर्स पहुंचा, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया यहाँ पर, 50 और 80। लोड कितना हो गया भाई हमारे पास, बताइए बताइए भाई, यहां पर 5 था, और लोड आप 80 न्यूटन उठाने की क्षमता रख रहे हैं अपने पास, है ना। कितना मैक्सिमम लोड उठा सकते हैं आप, 80 अपॉन
है कितना अपने पास फोर्स 5, तो यहां से कितना मैकेनिकल एडवांटेज आता है 1 और 6, 16 का मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, बट हमें कितना चाहिए सिर्फ 50, तो इसके अंडर ही तो है 10 चाहिए, चाहिए 10 और मिला हमें 16 के बराबर। ऑल राइट, all right, so today we have completed a lot of questions on based on constrained motion, बट डायरेक्टली हमने देखा कि जेई मेंस में कंस्ट्रेंट मोशन पर डायरेक्टली सवाल नहीं है, बट यस इसके साथ में मिक्स करके कई कंसेप्ट उन्होंने लिए हैं, जैसे वेज कंस्ट्रेंट्स हैं, फ्रिक्शन है। जब हम ये टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे तो हम एडवांस लेवल के भी कई क्वेश्चंस को टेकअप करने की कोशिश करेंगे और बहुत इजीली हम लोग, आई नो दैट विल बी सक्सीडिंग इन दैट। ऑलराइट, तो आज हम जो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन थे या इससे पहले जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उस पे और इस कंसेप्ट पर मिला के जो भी क्वेश्चन थे मेंस में या एचसी वर्मा बुक में, वो हमने मोस्टली कवर कर लिए हैं। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमने डीपीपीज आपको भेजे हैं वो आप प्रैक्टिस करें, प्लस एचसी वर्मा के इसी चैप्टर के लॉज ऑफ मोशन के बैक क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के उसके लास्ट के 20 क्वेश्चंस है उसको जरूर आप प्रैक्टिस करें, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट इन इट। ठीक है, हमने सारे कंसेप्ट अभी तक जो पढ़े हैं वो आप उसमें कवर हो जाएंगे। फ्रिक्शन पढ़ने के बाद हम लोग और अच्छे से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी इजीली कवर करेंगे, बट जितना कंसेप्ट कंस्ट्रेंट का चाहिए था फॉर सॉल्विंग दोस वी हैव ऑलरेडी डन। ऑलराइट बेटा, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई नो इफ यू विल टॉयल हार्ड यू आर श्योरली गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर डे।